नमस्कार। आज हम इस सवाल की तह तक जाएंगे कि आखिर ये जो क्षेत्रीय संस्कृतियां होती हैं वो बनती कैसे हैं। जब हम किसी भी इलाके की पहचान के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? शायद वहाँ की भाषा, खान-पान, पहनावा या फिर वहाँ की कला, है ना? आमतौर पर हम इन्हीं चीज़ों से किसी जगह की संस्कृति को पहचानते हैं और हम अक्सर ये मान लेते हैं कि ये पहचान, ये संस्कृतियाँ हमेशा से, सदियों से वैसी की वैसी ही हैं। मतलब पत्थर की लकीर की तरह, एकदम स्थिर और कभी न बदलने वाली। पर क्या ये वाकई सच है या फिर असली कहानी कुछ और ही है? असल में संस्कृतियां समय के साथ लगातार बदलती हैं और सच तो ये है कि ये आज भी बदल रही हैं। तो चलिए आज इसी फैसिनेटिंग प्रोसेस को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे भाषा, धर्म, शासन और कला इन सब ने मिलकर भारत की अलग-अलग क्षेत्रीय संस्कृतियों को वो रूप दिया है जो हम आज देखते हैं। तो सबसे पहले इसी मिथ को तोड़ते हैं कि संस्कृतियां और पहचानें स्थिर होती हैं। और इसे समझने के लिए हम एक तरह से पूरे भारत की यात्रा पर निकलेंगे, केरल और उड़ीसा से लेकर राजस्थान और बंगाल तक, और देखेंगे कि इन अलग-अलग क्षेत्रों में अनोखी संस्कृतियों ने कैसे जन्म लिया। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं भाषा से। किसी भी इलाके की पहचान उसकी भाषा से बहुत गहराई से जुड़ी होती है। पर सवाल यह है कि ये भाषाएं बनी कैसे? अच्छा, केरल का उदाहरण लेते हैं। 9वीं शताब्दी में वहाँ के चेर राजाओं ने अपने सरकारी आदेशों और शिलालेखों में मलयालम भाषा और लिपि का इस्तेमाल किया। सोचिए, ये किसी क्षेत्रीय भाषा के ऑफिशियल काम में इस्तेमाल होने का सबसे पुराना सबूत है। और यहीं से एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द मिलता है, मणि प्रवालम। इसका मतलब है हीरा और मूंगा। ये नाम असल में दो भाषाओं के संगम को दिखाता है। एक हीरा यानी संस्कृत और दूसरा मूंगा यानी वहां की क्षेत्रीय भाषा। कितना खूबसूरत तरीका है ये बताने का कि संस्कृतियां अलग थलग नहीं बल्कि एक दूसरे से मिलकर ही बनती हैं। यही कहानी हमें बंगाल में भी देखने को मिलती है। देखिए, बंगाली भाषा निकली तो संस्कृत से ही है, लेकिन समय के साथ इसने अपनी खुद की एक अलग साहित्यिक पहचान बना ली। एक तरफ संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद हो रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नाच साहित्य और लोक कथाएं थीं, जो पूरी तरह से जमीनी और स्थानीय थी। भाषा की ही तरह धर्म, आस्था और सत्ता, इन तीनों ने भी मिलकर क्षेत्रीय पहचानों को गढ़ने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। चलिए देखते हैं कैसे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ। आपको पता है, इसकी शुरुआत एक स्थानीय आदिवासी देवता से हुई थी। धीरे धीरे उन्हें भगवान विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया। फिर 12वीं सदी में राजा अनंकवर्मन ने पुरी में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और कमाल तो तब हुआ जब 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना पूरा राज्य ही भगवान जगन्नाथ को सौंप दिया और खुद को उनका डिप्टी या प्रतियुक्त घोषित कर दिया। और ये देखिए कितना दिलचस्प है। एक तरफ भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्तियां हैं जिनकी जड़ें सीधी सादी आदिवासी कला में हैं, और दूसरी तरफ पुरी का वो विशाल मंदिर। ये मंदिर इतना शक्तिशाली प्रतीक बन गया कि बाद में मुगल, मराठे और अंग्रेज सबने इस पर कब्जा करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि जिसने मंदिर जीत लिया उसे एक तरह से वहां के लोगों पर शासन करने की सामाजिक स्वीकृति मिल जाएगी। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। यहां राजपूतों की शूरवीरता की कहानियों ने एक बिल्कुल अलग कल्चरल पहचान बनाई। इन शूरवीरों का आदर्श था कि युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते जान दे देंगे, पर पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं। बीकानेर के राजकुमार राज सिंह जैसे शासकों ने इस आदर्श को बहुत बढ़ावा दिया, और इन नायकों की कहानियों को चारण भाटों ने अपनी कविताओं और गीतों में जिंदा रखा। इन्हीं कहानियों ने उस खास राजपूत कल्चर को बनाया जिसे हम आज जानते हैं, जिसमें वीरता और वफादारी सबसे ऊपर है। संस्कृति सिर्फ भाषा और धर्म से ही नहीं बनती, वो कला से भी बनती है, और कला की कहानी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने, मिलने जुलने और बदलने की ही कहानी है। कथक डांस की कहानी को ही ले लीजिए। ये उत्तर भारत के मंदिरों में कहानी सुनाने वाले कथाकारों से शुरू हुआ। फिर भक्ति आंदोलन के दौर में इसमें राधा कृष्ण की लीलाएं जुड़ गईं। जब ये मुगल बादशाहों के दरबार में पहुंचा तो एक रिफाइंड डांस स्टाइल बन गया, और फिर आगे चलकर जयपुर और लखनऊ जैसे दो बड़े घरानों में ये और भी निखरा। बिल्कुल ऐसी ही कहानी हमें मिनिएचर पेंटिंग यानी लघु चित्रकला में भी दिखती है। इसमें भी आर्ट के आइडिया एक जगह से दूसरी जगह गए, स्थानीय परंपराओं से मिले और फिर नई नई शैलियों ने जन्म लिया। इसकी शुरुआत हुई मुगल दरबार से। अकबर, जहांगीर, शाहजहां जैसे बादशाहों ने बहुत हुनरमंद चित्रकारों को पनाह दी, और उनकी पेंटिंग्स में हमें क्या दिखता है? दरबार के दृश्य, लड़ाइयाँ और शिकार।
लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा तो कई पेंटर्स दिल्ली छोड़कर राजस्थान के राजपूत दरबारों में चले गए। अब यहाँ क्या हुआ? मुगल टेक्निक और स्थानीय परंपराओं का संगम हुआ और मेवाड़, कोटा, किशनगढ़ जैसी बिल्कुल नई शैलियां पैदा हुईं जिनमें अक्सर पौराणिक कथाओं को पेंट किया जाता था। और ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। ये कलाकार हिमालय की तलहटी तक पहुँचे। यहाँ पहले बसोहली जैसी एक बहुत ही इमोशनल शैली विकसित हुई और फिर बाद में यहीं पर कांगड़ा शैली ने जन्म लिया, जो अपनी कोमलता और रोमांटिक थीम के लिए जानी जाती है। तो इस पूरी यात्रा से हमने आखिर क्या सीखा? सार यही है कि संस्कृति कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये तो एक बहती नदी की तरह है जिसमें लगातार बदलाव होते रहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां स्थानीय परंपराएं और बाहर से आए विचार आपस में मिलते हैं, घुलते हैं। और इसे कौन बनाता है? राजा, कलाकार, तीर्थयात्री और हम आप जैसे आम लोग, सब मिलकर। ये कोई पत्थर का स्मारक नहीं है, बल्कि एक जिंदा, धड़कता हुआ ताना बाना है। और ये बात हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जरा सोचिए, आज की इस कनेक्टेड दुनिया में जहां लोग और विचार इतनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां संस्कृतियां कैसे मिल रही हैं और कौन-कौन सी नई पहचानें बन रही हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।